राधे राधे जी सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी है उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में मैंने सीडीपी जो 2018 का प्रश्न पूछे गए थे सीडीपी सेक्शन से उनको रखा है और मैंने कोशिश की है कि जो ये हमारे क्वेश्चन है इनको हम व्याख्या यानी कि विद एक्सप्लेनेशन है उसको हल कर सके, क्योंकि ये जो क्लास है वो इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसमें जो क्वेश्चन है सीधे सीधे आपसे दोबारा भी पूछे जा सकते हैं और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं ये आपको मैं अपनी क्लास में बताऊँगी। तो चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ। आज हम 2018 का जो पूरा पेपर है 30 के 30 प्रश्न विद एक्सप्लेनेशन उनको सोल्व कर लेंगे। आगे आने वाली क्लास में 2019, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 तक के जितने भी अब तक पेपर हुए हैं उनकी इस सीडीपी मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन इसी प्रकार करवा दूंगी। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो मेरी नोटिफिकेशन है क्लास की वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ ये मोटिव है कि हम क्वेश्चन को सोल्व करने के साथ साथ उसकी जो व्याख्या है उसको पढ़ेंगे और वहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वह उसको भी हम साथ साथ तैयार करेंगे। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? तो आपको सबसे पहले तो ये नाम याद रखना है कि जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है भाई गार्डनर से, और ये पूछा गया है कि उनके द्वारा जो बुद्धि का सिद्धांत दिया गया है उनमें से कौन सा बुद्धि का जो प्रकार दिया गया है, ठीक है, उसमें से कौन सा प्रकार है वो शामिल नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए उन्होंने संगीतीय बुद्धि बिल्कुल उसमें शामिल है, भाषाई बुद्धि भी शामिल है, तार्किक एवं गणितीय बुद्धि को भी उनमें शामिल उन्होंने किया है, लेकिन सृजनात्मक बुद्धि है उसको शामिल नहीं किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाई डी। और मैं आपको अब इसके साथ साथ इसकी व्याख्या पढ़वाती हूँ और आपको ये सारी याद रखनी है। और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इसको प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो गार्डनर है, जो गार्डनर ने दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में उन्होंने कितनी प्रकार की 9 प्रकार की बुद्धिमत्ता को क्या दिया है भाई? बताया है कि बुद्धिमत्ता है वो 9 प्रकार की है और जो निम्नलिखित है। सबसे पहले उन्होंने भाषाई बुद्धि की बात की, फिर उन्होंने स्थानिक संगीत संबंधी बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अस्तित्वगत बुद्धि, उसके बाद तार्किक और गणितीय बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि, पारस्परिक बुद्धिमत्ता और प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, तो उन्होंने इन सारी 8 प्रकार की जो बुद्धि है इनको बताया है, लेकिन उन्होंने सृजनात्मक बुद्धि की बात है वो नहीं की है। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है कि बौद्धिक अक्षमता यानी कि बुद्धि की अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता दोनों समान नहीं है। उसके बाद अधिगम अक्षमता युक्त बालक की आईक्यू निश्चित रूप से 70 से कम होनी चाहिए। उन्होंने ये कह दिया कि जो अधिगम अक्षमता से युक्त बालक है उनकी जो आईक्यू है वो निश्चित रूप से 70 से कम होनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। अगला है बौद्धिक अक्षमता 18 वर्ष की आयु से पूर्व होती है, यानी कि बौद्धिक अक्षमता 18 जो वर्ष की आयु होती है उससे पूर्व होती है। उसके बाद बौद्धिक अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता दोनों ही जो दोनों ही है वो विकासात्मक अक्षमताएं हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई सी। क्यों हो जाएगा? उन्होंने कहा है कि बौद्धिक अक्षमता 18 वर्ष की आयु से पूर्व होती है, लेकिन क्या है भाई, इसकी हम व्याख्या पढ़ते हैं कि बौद्धिक अक्षमता 18 वर्ष की आयु के पूर्व नहीं होती, बल्कि क्या होती है भाई? बाद होती है। अक्षमता का अर्थ क्या होता है वो हम समझते हैं कि अक्षमता है क्या। अक्षमता किसी भी गतिविधि या मानव के लिए सामान्य माने जाने वाली सीमा के भीतर किसी गतिविधि को करने की क्षमता या कमी है। यानी कि ये कह रहा है कि जब मनुष्य किसी भी प्रकार की गतिविधि को करता है, ठीक है, तो जो सामान्य जो गतिविधि वो कर रहा है सामान्य माने जाने वाली सीमा के भीतर जो नॉर्मल हम कार्य करते हैं उस सीमा के भीतर किसी गतिविधि को करने की क्या है भाई? क्षमता की कमी है। यानी कि जो उसे काम करना चाहिए उसके अंदर उस काम को करने की, गतिविधि को करने की क्षमता है उसकी कमी है। यह एक सामाजिक निर्माण है, यानी व्यक्ति की जैविक स्थिति और सामाजिक स्थिति का संयोजन, जो दिव्यांगता उनकी मौजूदा जैविक स्थिति से जुड़ी होती है। इसमें व्यक्ति के लिए बहुआयामी अनुभव के रूप में अवधारणा की जा सकती है। एक दिव्यांगता बुद्धि को हो सकती है, लेकिन यह उनके सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक और अन्य पहलुओं को प्रभावित करती है। यानी कि अक्षमता है, कहने का अभिप्राय ये है कि अक्षमता वो है जो मनुष्य की जो डेली की गतिविधि है उसको करने में उस जो वो काम है उसको ढंग से या अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, तो वो क्या कहलाती है? उसकी अक्षमता कहलाती है। आगे अगला प्रश्न है, मैंने आपको एक मेरे चैनल पे बोन फ्रेम डिनर से क्वेश्चन आया है
मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक की जो लिस्ट दी थी उसमें ये था टॉपिक शामिल, तो जिसने वो क्लास नहीं देखी है मैंने क्लास बना रखी है, तो आप वहाँ से वो जाके देख सकते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट। तो अगला प्रश्न है, बोन फ्रेनबुनर के विकास के पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार माता पिता का कार्यस्थल निम्नलिखित में से किस तंत्र में समाहित है? तो कौन से में आता है माता पिता का कार्यस्थल? सूक्ष्म तंत्र, वृहद तंत्र, मिजोतंत्र या फिर मैक्सोतंत्र? तो क्या हो जाएगा माता पिता का कार्यस्थल? इसमें इसका आंसर हो जाएगा वही एक्सोसिस्टम यानी कि एक्सो तंत्र के अंतर्गत आता है। तो बोन फ्रेनबुनर ने जो विकास की पारिस्थितिक तंत्र का सिद्धांत दिया। अब आपको एक चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है। मैंने आपको ट्रिक से याद करा रखे हैं, आप मेरी जाके सीडीपी की पहले मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्लास है वो देख सकते हैं, मैंने बनाई हुई है। तो बोन फ्रेनबुनर ने विकास के पारिस्थितिकीय तंत्र सिद्धांत के अनुसार माता पिता का जो कार्यस्थल है वो एक्सोतंत्र में रखा है। अब एक्सोसिस्टम लेवल होता क्या है वो देख लेते हैं हम। तो एक्सोसिस्टम लेवल में अन्य लोग और स्थान शामिल है। जो बच्चा अक्सर खुद के साथ बातचीत नहीं कर सकता लेकिन फिर भी उस पर माता पिता के कार्यस्थल, विस्तारित परिवार यानी कि परिवार है, जितना भी विस्तृत परिवार है उसके सदस्य आदि का बड़ा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए यदि किसी बच्चे के माता पिता ने नौकरी खो दी है तो उसके बच्चे पर है वही वो क्या है नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे उसे फीस का भुगतान करने और अन्य वस्तुओं को खरीदने में क्या होगा, कठिनाई का सामना महसूस होगा, उसे उस कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो एक्सो सिस्टम लेवल क्या है कि इसमें अन्य लोग और स्थान वो स्थान शामिल होते हैं जिसमें क्या है भाई बच्चा अक्सर खुद के साथ बातचीत नहीं कर सकता लेकिन फिर भी उस पर माता पिता के जो कार्यस्थल है उनका जो है प्रभाव पड़ता है। तो चलते हैं आगे। अगला, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट पर थपकियाँ देती है। जल्दी वह देखती है कि हर बार जब भी बच्चे के ललाट पर थपकियाँ देती है वह सक्रिय होकर चूसने संबंधी गतिविधियाँ प्रदर्शित करने लगता है। बच्चे का यह व्यवहार सर्वोत्तम व्याख्या है किसकी? प्रयास और त्रुटि द्वारा अधिगम शास्त्रीय अनुबंधन का, उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंध का, या फिर सामाजिक अधिगम का। तो बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वही इसका आंसर हो जाएगा बी। ये किसका उदाहरण है? ये शास्त्रीय अनुबंध यानी कि क्लासिकल कंडीशन का उदाहरण है। तो इसको पढ़ लेते हैं हम। बच्चे के व्यवहार में शास्त्रीय अनुबंधन उसका जो है सबसे अच्छा उदाहरण वर्णन करता है। तो हम पढ़ लेते हैं। एक रूसी मनोवैज्ञानिक इवोन पावलोव, अब आपको इसका नाम याद रखना है। इन्होंने क्या दिया? शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो इसको कैसे याद करोगे, मैं आपको ट्रिक से याद करा देती हूँ। पाओ, ठीक है, क्या शास्त्रों में ज्ञान मिलता है ना, तो शास्त्रों में ज्ञान पाओ, ऐसे याद कर लो, ठीक है। सिद्धांत को प्रतिपादित किया है जो इस बात पर जोर देता है कि एक आदत निर्माण के रूप में अधिगम, संगति और प्रतिस्थापन सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जो सीखना है वो क्या है, किसी भी आदत का निर्माण है वो कैसे होता है, वो कह रहा है कि उसके लिए अधिगम, संगति और प्रतिस्थापन सिद्धांत वो उन्होंने बात की है उसके विषय में। अगला, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यह वर्णित करता है कि अधिगम प्रक्रिया तब होती है जब एक प्रतिक्रिया नए उत्तेजना के साथ जुड़ जाती है। यानी कि जब हमारी एक प्रतिक्रिया जो हम कार्य कर रहे हैं वो क्या है, नई उत्तेजना के साथ जुड़ जाती है और नई उत्तेजना के लिए एक प्रतिक्रिया की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अनुबंधन के रूप में जाना जाता है। तो एक प्रतिक्रिया के नई उत्तेजना के साथ जुड़ जाना क्या है भाई, और नई उत्तेजना का फिर वापस से एक प्रतिक्रिया, ये भाषा इसी प्रकार से पूछी जाती है, अपने को इसी प्रकार से पढ़ना है। नई उत्तेजना के लिए एक प्रतिक्रिया, इस प्रक्रिया को अनुबंधन के रूप में देखा जाता है। तो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समीपस्थ है विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के संदर्भ में सही नहीं है? यह वाइगोस्की के सिद्धांत से जुड़ा है। यह बच्चे के सीखने की क्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है। यह उन क्रियाओं का क्षेत्र है जिन्हें बच्चा बिना दूसरों की सहायता से पूरा नहीं कर सकता और ना ही स्वतंत्र रूप से स्वयं कर सकता है। यह उन कार्यों की उच्च सीमा है जिसे बच्चा सफलतापूर्वक स्वतंत्र रूप से कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा डी। और हम इसको पढ़ते हैं कि समीपस्थ क्या है, विकास का क्षेत्र के संदर्भ में जो डी है वो सही नहीं है, क्योंकि वाइगोस्की
ने निकटतम विकास का क्षेत्र की अवधारणा का प्रस्ताव दिया है, जो बच्चे को सीखने में सक्षम होने की ऊपरी सीमा निर्धारित करता है। निकटतम विकास का क्षेत्र मुख्य रूप से संदर्भित करता है, वो क्या दर्शाता है और क्या दिखाता है कि किसी के मार्ग में या किसी के मार्गदर्शन में शिक्षार्थी के वास्तविक विकास स्तर और उसके विकास के स्तर के बीच की दूरी, यानी कि जो किसी का मार्गदर्शन कर रहा है, मान लो कोई शिक्षक है, तो उसके मार्गदर्शन में जो शिक्षार्थी का वास्तविक विकास स्तर है, ठीक है, जो उसका विकास यानी कि जो उसके सीखने का विकास का जो स्तर है और उसके विकास के स्तर के बीच की जो दूरी है वो किस प्रकार की है। आगे है कार्यों की एक श्रृंखला बच्चे के लिए अकेले करना बहुत कठिन है, लेकिन वयस्कों और अधिक कुशल साथियों की मदद से करना संभव है। यहाँ पर एक बच्चे को एक टेम्परेरी, थोड़ी सी कह लो कि एक टेम्परेरी हेल्प दी जाती है, और जब बच्चा उस काम को करने लग जाता है तो फिर वो क्या है, उस काम को स्वयं करने लग जाता है, फिर उसको हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह उन कार्यों की श्रेणी है जो एक शिक्षार्थी दूसरों की मदद के बिना नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी स्वतंत्र रूप से निष्पादित नहीं कर सकता। तो आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है, अपने को ये देखना है। तो पहला है शास्त्रीय अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है, ठीक है। क्रिया प्रस्तुत, यहाँ शास्त्रीय पूछ लिया, यहाँ ऑपरेंट कंडीशन यानी क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहार से संबंधित है। उसके बाद शास्त्रीय अनुबंधन अनैच्छिक व्यवहारों से संबंधित है। उसके बाद आगे है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन परिणाम अनुबंधन का एक महत्वपूर्ण कारक है। तो वही इस कौन सा सही नहीं है, तो पहला ही सही नहीं है कि शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि जो क्लासिकल कंडीशन है वो ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है। तो चलते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है, ये कथन सही नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पावलोव का याद करवा दिया, ठीक है। हम क्या मिलता है हमें, शास्त्रों से ज्ञान पाओ, है ना, ऐसे याद कर लो। शास्त्रीय अनुबंधन के विषय में पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग। यह शारीरिक या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं जैसे प्रतिवर्त या अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन सीधा बन जाएगा, ऐसे कि ऐसे उठा के लाइन पूछेगा कि कौन सी जो कंडीशन है वो उसमें ये किसका उदाहरण है। तो ये शारीरिक या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं जैसे प्रतिवर्तन या अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। यहाँ पे क्या दे दिया कि किससे संबंधित है, ऐच्छिक से नहीं, इच्छा के अनुसार नहीं, अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं से संबंधित है। शास्त्रीय अनुबंधन के दौरान जो जीव है वो विभिन्न उत्तेजनाओं के बीच संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, न कि उसके बीच सरल जुड़ाव से। तो उसके बाद दूसरा है क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। इसमें क्या है, परिणाम आधारित है। इसको सबसे पहले याद रखना है कि जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन है वो किस पर आधारित है, परिणाम आधारित है, ठीक है। उसके बाद यह एक परिचालक के रूप में ऐच्छिक व्यवहार से में शामिल शिक्षण तंत्र और ऐच्छिक व्यवहार से संबंधित है। तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन है वो किससे संबंधित है, ऐच्छिक से संबंधित है और परिणाम आधारित है। और शास्त्रीय अनुबंधन है वो क्या है भाई, वो अनैच्छिक है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। अगला है मीता ने खिलौना सांप से लगने वाला भय दूर कर लिया था, परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया जब उसने बिस्तर पर एक खिलौना यानी कि सांप पड़ा मिला। भय के इस प्रकार वापस आने को कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, उद्दीपक समानीकरण, उद्दीपक विभेदक, स्वतः पुनः प्राप्ति, या फिर क्या विलोपन। तो क्या कहा जाएगा भाई, जब वो वापस ही आ गया तो उसकी पुनः प्राप्ति हो गई, तो वो क्या कहलाएगा, स्वतः पुनः प्राप्ति। तो इसको पढ़ते हैं हम, ये क्या है, यदि एक ही समाप्त उत्तेजना के बाद फिर से प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतिक्रिया को भड़काने की इसी क्षमता फिर से क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है। जो प्रतिक्रिया इसको भड़काने की जो क्षमता है वो फिर से क्या हो जाती है, प्रकट हो जाती है, और वह क्या कहलाती है, संवत पुनः प्राप्ति। यानी कि एक डर के चले जाने के बाद वो पुनः वापस आ जाना, या किसी भी चीज़ का भय है वो चले जाने के बाद वापस आ जाना, वो क्या कहलाएगी, संवत पुनः प्राप्ति। अगला है
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रक्रिया नहीं है? तो इनमें से बताना है कि संज्ञानात्मक विकास की एक प्रक्रिया नहीं है, वो कौन सी नहीं है? तो एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, अडेप्टेशन या फिर शेपिंग, यानी कि आत्मसातीकरण या फिर सम्मिलन या फिर अनुकूलन या फिर शेपिंग। तो इसमें से कौन सी हो जाएगी भाई? शेपिंग नहीं है। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं। शेपिंग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से जो संबंधित है वो प्रक्रिया एक नहीं है। ठीक है, उसके बाद पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया है वो निम्नलिखित है। सबसे पहला है कीमा, ठीक है, जिसको हम स्कीमा भी कहते हैं। तो विचारों या कार्यों का एक समूह के दिमाग में एक क्या करना, प्रतिनिधित्व जो एक साथ चलते हैं। विचारों या कार्यों के एक समूह के दिमाग में एक प्रतिनिधित्व को के साथ जो चलना है वो क्या कहलाता है? स्कीमा। लगातार किसी चीज़ के बारे में सोचना। उसके बाद समायोजन या आत्मसातीकरण क्या है? पहले से मौजूद स्कीमा से जानकारी लेने की प्रक्रिया, यानी कि जो हमारे दिमाग में पहले से मौजूद है उसी जानकारी को क्या करना भाई? वापस लेने की प्रक्रिया, उससे जानकारी लेने की प्रक्रिया। उसके बाद अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन है पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे सक्रिय रूप से आत्मसात और समायोजन की प्रक्रिया के माध्यम से दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं, जो मिलकर अनुकूलन की प्रक्रिया बनाते हैं। अब यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि अनुकूलन, ये देखें कि बताइए इसमें क्या होगा? अनुकूलन होगा, संयोजन होगा, संतुलन होगा, शेपिंग होगी या क्या होगा? तो अपने को ध्यान रखना है कि ये भाषा इसी प्रकार से याद करनी है कि पियाजे ने ये प्रस्तावित किया है कि बच्चे सक्रिय रूप से आत्मसात, यानी कि किसी भी चीज़ को आत्मसात करके और समायोजन की प्रक्रिया के माध्यम से सामंजस्य बिठाकर क्या करते हैं? दुनिया की अपनी समझ का निर्माण करते हैं, यानी कि वो आसपास जो दुनिया है उसकी समझ का अपने विचारों के आधार पर निर्माण करते हैं, जो मिलकर अनुकूलन की प्रक्रिया बनाते हैं। अगला है संयोजन। संयोजन क्या है? नए अनुभव के परिणाम स्वरूप मौजूदा विचारों या स्कीमा को बदलने का आह्वान करता है, यानी कि जो नए अनुभव हमें प्राप्त हुए, मान लो हमने किसी चीज़ को देखा, ठीक है, हमने उसके बारे में 4 चीज़ें सीख ली, ठीक है, तो नए अनुभवों के परिणाम स्वरूप जो हमारे पहले के विचार हैं, ठीक है, और उसके कारण विचारों या स्कीमा को बदलने, यानी कि उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होने लगा, तो वो उसके साथ जो हमने सामंजस्य बिठाया वो क्या कहलाएगा? संयोजन। संतुलन एक तंत्र जो बच्चों को आत्मसात और आवास के बीच संतुलन हासिल करने में सहायता करता है। ठीक है, आत्मसात और आवास, यानी कि जो उसने पहले से अपने दिमाग में विचार बना रखे हैं उसके साथ संतुलन हासिल करने में मदद करता है वो संतुलन। शेपिंग क्या है? किसी के वांछित व्यवहार करने की एक प्रक्रिया है। शेपिंग को ध्यान रखना है, ये क्या है? किसी के वांछित व्यवहार करने की एक प्रक्रिया। आगे चलते हैं। स्टेनबर्ग द्वारा जो लिए गए सफल बुद्धि के त्रिशाखाई सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? तो आपको याद रखना है इनका नाम, और इन्होंने ये कह दिया कि सफल बुद्धि के त्रिशाखाई सिद्धांत, सफल बुद्धि के त्रिशाखाई सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले बुद्धि के प्रकार इन्होंने कौन कौन से दिए हैं? विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक, संगीतात्मक या फिर प्रायोगिक। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संगीतीय बुद्धि इन्होंने नहीं दी है। तो पढ़ते हैं। स्टेनबर्ग द्वारा दिए गए सफल बुद्धि के त्रिशाखाई सिद्धांत के अनुसार संगीतीय बुद्धि का एक जो प्रकार उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, 1988 में इन्होंने त्रितंत्र सिद्धांत तैयार किया, जो ये बताता है कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। तो अब इन्होंने जो 3 प्रकार की बुद्धि बताई है उसको याद रखना है। सबसे पहले इन्होंने बताई सामंजस्यपूर्ण या फिर विश्लेषणात्मक बुद्धि, यानी कि जब उनका कहना है कि जब हम किसी चीज़ से सामंजस्य स्थापित करते हैं या फिर किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं, वो उस प्रकार की बुद्धि होती है। दूसरा है अनुभवात्मक या फिर सृजनात्मक, जो हमारे अनुभव या जो हमारे सृजन को दर्शाने वाली बुद्धि होती है। उसके बाद प्रासंगिक या फिर प्रायोगिक बुद्धि। तो याद रखना है सामंजस्यपूर्ण या विश्लेषणात्मक, अनुभवात्मक या फिर सृजनात्मक बुद्धि, या फिर प्रासंगिक या फिर प्रायोगिक बुद्धि, ये इन्होंने दी है। अगली PDF डाउनलोड करती हूँ मैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यह कथन कि तुम मेरी पीठ खुजाओ,
यह कथन कि तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो नैतिकता है उसको दर्शाता है? तो पियाजे, जैसा कि पियाजे ने बताया है, क्या बताया है? संयोग की नैतिकता का आरंभ पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता का या फिर वास्तववाद का नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। तो तुम मेरी पीठ खुजाओ और मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा, ये किसका उदाहरण होगा भाई? बताइए बताइए। तो ये हो जाएगा भाई इसका आंसर डी, इसका नैतिकता से कोई संबंध नहीं है। नहीं, डी ऑप्शन है ये, ठीक है, ये यहाँ पे मिस हो गया है, दोबारा छप गया है। इसका नैतिकता से कोई संबंध नहीं है, क्या आंसर होगा? डी होगा या ए होगा? तो पहले इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? हम यहाँ पढ़ते हैं कि तुम मेरी पीठ खुजाओ और मैं तुम्हारी पीठ खुजाऊंगा। ये क्या है भाई? वो संयोग की बात ही तो कर रहा है, संयोग की नैतिकता का आरंभ की ओर क्या करता है? इंगित करता है, जैसा कि पियाजे ने बताया है। पियाजे के विचारों में बच्चा जो है वो नैतिक विकास के एक चरण में प्रवेश करता है। वो उनका कहना है कि जो पियाजे का कहना है कि विचारों में उनका विचार है कि जो बच्चा है वो नैतिक चरण, जो नैतिक विकास के जो चरण है जब उसमें प्रवेश करता है, जब वह 6-7 वर्ष की आयु में मूर्त संचालन के चरण में प्रवेश करता है, उसने इसे विषम नैतिकता या नैतिक यथार्थवाद, बाहरी अधिकार के तहत विषमर्थ कहा जाता है। इस चरण के नियमों को एक बाहरी प्राधिकरण द्वारा अपरिवर्तनीय और निरपेक्ष लगाया जा सकता है। छोटे बच्चों का अहंकार 3 विश्वासों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक, सन्निकट न्याय, निरपेक्षता और स्वायत्त या संयोग की नैतिकता का चरण। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो जो कथन था वो वहाँ पे कैसा था, वही संयोग की नैतिकता को दर्शाता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? मैंने अभी आपको याद करवाया ऊपर, तो कौन सा? विलोपन, स्वत पुनः प्राप्ति, शेपिंग या फिर उद्दीपक विभेदन? बताइए। तो शास्त्रीय अनुबंधन से कौन सा संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये तो हम पढ़ के आए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेपिंग हो जाएगा। और इसको आगे पढ़ते हैं। शेपिंग है जो शास्त्रीय अनुबंधन के प्रयोग से संबंधित नहीं है। ये इनका नाम आ गया पावलोव का। इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत की क्या की है? वकालत की है। अधिगम को आदत के रूप में ये मानते हैं कि अधिगम यानी कि जो सीखना है उसको आदत के रूप में मानते हैं। साहचर्य और प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर आधारित है उनका ये। यह एक उद्दीपक अनुक्रिया का प्रकार है, ठीक है, जिसमें प्राकृतिक उत्तेजना जैसे भोजन, पानी, जल आदि एक कृत्रिम उत्तेजना जैसे घंटी की आवाज़, एक निश्चित रंग की रोशनी इत्यादि एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया को उत्तेजित कर सकते हैं, ठीक है। शेपिंग की अवधारणा किसने दी है? स्किनर ने अपने क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत में प्रस्तावित की है। तो याद रखना है हमें कि जो शेपिंग है वो किसने दी है भाई? स्किनर ने दी है। और शेपिंग किसी के क्या है भाई? किसी के वांछित व्यवहार को मजबूत करने की एक प्रक्रिया। तो जो शेपिंग है वो स्किनर की है, ना कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन में, उससे कोई लेना देना है। सवलीनता की सर्वप्रथम व्याख्या दी है, किसने दी है? सैमुअल किर्क ने, लियो केनर ने, बी.एफ. स्किनर ने या जे.बी. वॉटसन ने? तो सवलीनता भाई किसने दी है भाई? किसने दी है? लियो केनर ने। अब इसको कैसे याद करोगे? सवलीनता, ठीक है, तो लियो केनर, इसका नाम याद रखना है। इनको पढ़ लेते हैं। सवलीनता की सर्वप्रथम व्याख्या लियो केनर ने दी है। और इनके सवलीनता यानी कि स्पेक्ट्रम विकार की विशेषताएं, ठीक है, तो इन्होंने क्या विशेषताएं बताई? इन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि सामाजिक संपर्क और संचार कौशल और व्यवहार, यानी कि संपर्क और संचार, सामाजिक संपर्क और संचार एक, कौशल और व्यवहार दो, रुचियां और गतिविधियों के रूढ़िबद्ध रूप में व्यापक क्षीणता। सवलीनता के जो उन्होंने विकार बताए, तो उन्होंने ये बताया कि क्या आना भाई? किसी चीज़ में क्षीणता आ जाना। दूसरा विकार, जो सवलीनता स्पेक्ट्रम विकार वाले बच्चों में विभिन्न संदर्भों में सामाजिक संपर्क और संचार में कठिनाई, यानी कि बच्चों को क्या होना? समाज में या संपर्क करते समय, किसी से बातचीत करते समय कठिनाई का सामना करना। हितों की एक सीमित सीमा, ठीक है। और
दिनचर्या की तीव्र इच्छा को चिन्हित किया जाता है। ये दूसरों के साथ अनुभव या भावों को साझा करने में असमर्थ होते हैं, यानी कि वो क्या भाई दूसरों के साथ अपने भावों को, अपने अनुभवों को बताने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। वो अपने जो बात है उसको सही तरीके से बता नहीं पाते। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता? तो हमें ये बताना है कि कौन सा जो विकल्प है समाजीकरण के अंतर्गत नहीं आता। तो पहला है सामाजिक रूप से अनुमोदित व्यवहार को सीखना, सामाजिक रूप से अनुमोदित भूमिका का निर्वाह करना। मैं यहाँ लिख देती हूँ निर्वाह करना, यहाँ थोड़ा सा ब्लर हो गया ये, निर्वाह करना। अगला है सामाजिक अभिवृत्ति का विकास या फिर आत्म केंद्रित व्यवहार का अनुमोदन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सीधा सीधा इसका आंसर ये हो जाएगा, जब समाजीकरण की बात कर दी तो वो आत्म केंद्रित कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। समाजीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति, परिवार या अपने जो सहकर्मी समूह है या शैक्षणिक संस्थाओं जैसे विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से समाज में एकीकृत होता है, यानी कि समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। आत्म केंद्रित व्यवहार का अनुमोदन समाजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, वह आकलन जो अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन के पूर्व किया जाता है उसे कहा जाता है? अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन से पूर्व। तो सबको पता होना चाहिए कि अनुदेशन के दौरान यानी कि जब हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं उसके दौरान, जैसे कि मान लो हम एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में पहले सीख रहे हैं हम किसी चीज़ को और सीखते सीखते अपना आकलन कर रहे हैं, या अनुदेशन के पूर्व, ठीक है, एग्ज़ाम से पूर्व हम आकलन कर रहे हैं, तो वो समरमेटिव कहलाएगा, फॉर्मेटिव कहलाएगा, फॉर्मल कहलाएगा, या फिर डायग्नोस्टिक कहलाएगा, योगात्मक, रचनात्मक, औपचारिक या फिर निदानात्मक। तो कौन सा कहलाएगा? तो ये कहलाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है जब हम तैयारी यानी कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो उसके दौरान करते हैं या तो उससे पूर्व करते हैं। समरमेटिव है वो लास्ट में, अंत में किया जाता है जब हम एग्जाम देकर आते हैं और हमारी मार्कशीट आती है, तो वो असेसमेंट क्या कहलाता है? समरमेटिव असेसमेंट कहलाता है। ठीक है, डायग्नोस्टिक होता है कि किसी भी चीज़ में इसके पीछे कारण को जानने के लिए या फिर किसी भी कठिनाई, जैसे डॉक्टर करता है ना, किसी बीमारी को जानने के लिए, कारण जानने के लिए डायग्नोस्टिक जो है वो असेसमेंट की जाती है। चलिए चलते हैं आगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बालक संरक्षण के सिद्धांत को समझने में सक्षम हो जाता है। सबसे पहले तो ये नाम जीन पियाजे, इनका जो सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत याद रखना है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और वो अब इसके अनुसार बताना है कि एक बालक संरक्षण के सिद्धांत को समझने में सक्षम हो जाता है। कौन सी अवस्था होती है वो जिसमें वो क्या करता है भाई? समझने में सक्षम हो जाता है। तो हमें बताना है सेंसर मोटर स्टेज यानी कि संवेदीगामक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो क्या होगी भाई? सी हो जाएगी। सी यानी कि मूर्त सक्रियात्मक यानी कि कॉन्क्रीट में जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक संरक्षण के सिद्धांत को मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में समझने के सक्षम हो जाता है। ठीक है, पियाजे का सिद्धांत न केवल ये समझने पर केंद्रित है कि बच्चे कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि बच्चे की बुद्धिमत्ता की प्रकृति को भी समझता है। संज्ञानात्मक विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है, यह 4 चरणों में होती है। याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है एक सतत प्रक्रिया क्या है या नहीं है? तो ये क्या है भाई? नहीं है, ये 4 चरणों में होती है। सबसे पहली उन्होंने बताई संवेदिक पेशी अवस्था यानी कि जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है, फिर पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 होती है, फिर मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11, और अमूर्त क्या है भाई? 11 से 15। आगे चलते हैं। इसी प्रकार हम सारे पेपरों को हल करने वाले हैं और यहाँ से हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं वो तैयार हो जाएगी, और ये क्लास आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करने वाली है। कोलबर्ग के अनुसार अच्छा बालक या अच्छी बालिका की ओर उन्मुख होना संकेत करता है। तो कोलबर्ग के अनुसार जो अच्छा बालक या अच्छी बालिका होना पूर्व लौकिक नैतिकता, पश्च लौकिक नैतिकता, लौकिक नैतिकता या नैतिकता का सापेक्षिक। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी आंसर हो जाएगा कि लौकिक नैतिकता। पूर्व और पश्च नैतिकता क्या है? ठीक है, ये लौकिक नैतिकता कोलबर्ग के अनुसार याद रखना है। अच्छा बालक यानी कि अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अधिविन्यास लौकिक नैतिकता को दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि इस अवस्था के दौरान बच्चे के नैतिक व्यवहार का कारण क्या है भाई? स्वीकृति प्राप्त करना और दूसरों द्वारा निंदा से बचना है। लौकिक या परंपरागत नैतिकता नैतिकों का एक क्या है? नैतिकताओं का एक चरण है। अगला है
4 वर्ष की बिन्नी ने बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया जब उसके माता पिता एक नए बच्चे को घर लेकर आए। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की सुरक्षा युक्ति का उदाहरण है? 4 वर्ष की बिन्नी ने बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया जब उसके माता पिता एक नए बच्चे को घर लेकर आए। ये जो है ये किस प्रकार की सुरक्षा युक्ति का उदाहरण है? तो ये क्या है? पश्चैगमन, दमन, तदात्मीकरण या फिर विस्थापन। तो भाई क्या होगा? दमन कैसे होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। मनोवैज्ञानिकों ने नई तरीकों से विभिन्न जो रक्षा संबंधित जो श्रेणी है उसको वर्गीकृत किया है। इनमें से कुछ सुरक्षा तंत्र को 5 और 6 मुख्य रूप से उन्होंने श्रेणियां बनाई हैं। और इस सुरक्षा युक्ति क्या है भाई? जबकि अन्य में उन्हें 16 श्रेणियों तक उन्होंने क्या कर दिया? बढ़ाया। यानी कि स्टार्टिंग में इसकी जो श्रेणी है वो 5 सुरक्षा युक्ति की 5 या 6 श्रेणी मानी गई है। बाद में इसको बढ़ाकर है वो 16 कर दिया गया। आत्म अवमूलन चिंता से निपटने और स्वचालित रूप से क्या करना भाई? स्तरों पर काम करने के लिए इनको क्या किया गया भाई? डिज़ाइन किया गया। एक बार इसको पढ़ते हैं कि ये जो पश्चैगमन या प्रतिगमन है वो प्रतिगमन एक रक्षा तंत्र है जिसमें व्यक्ति उल्टा व्यवहार करता है। ठीक है, यानी कि वो उल्टा व्यवहार कर रही है ना, बड़ी हो गई और फिर भी वो क्या कर रही है? बस बिस्तर गीला कर रही है। उसके बाद परिवार के एक नए अतिरिक्त के कारण एक बच्चे के क्या उसमें माता पिता के ध्यान में गिरावट आ जाती है। बच्चे के जो व्यवहार है उस पर जो माता पिता है वो ध्यान नहीं दे पाते और उनके व्यवहार में क्या आ जाती है? गिरावट आ जाती है। तो ये है वो हमारी पश्चैगमन या प्रतिगमन की स्थिति। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है? ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका? आँख झपकना, चूसना, तैरना, कार चलाना। तो नवजात शिशु भाई कार कैसे चलाएगा? कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं कभी कभी तो। अगला प्रश्न, ये थोड़ा सा ब्लर हो गया, मैं यहाँ पढ़ लेते हैं। लेकिन बुद्धि के 3 स्तर किसने दिया? ये पूछा गया है। तो बुद्धि के 3 स्तर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। ठीक है, 3 स्तर और कौन कौन से बताए गए हैं? संकीर्ण क्षमताएं, व्यापक क्षमताएं और सामान्य बुद्धि। और ये किसके द्वारा दिया गया है? मैं यहाँ से बता देती हूँ आपको, कैरोल के द्वारा। ये कैरोल लिखा हुआ है और प्रश्न ये था, छोड़ेंगे नहीं हम इसको भी। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया गया। तो किसके द्वारा दिया गया? तो बुद्धि का 3 स्तरीय सिद्धांत दिया गया कैरोल के द्वारा। और उन्होंने जो 3 स्तर बताए हैं वो हम देख लेते हैं। अभी देखे हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। संकीर्ण क्षमताएं, व्यापक क्षमताएं और सामान्य बुद्धि। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मस्तिष्क के ब्रोका क्षेत्र से संदर्भ से सही नहीं है? यानी कि मस्तिष्क का जो ब्रोका क्षेत्र है के संदर्भ में है वो सही नहीं है। जो सही नहीं है वो बताना है। यह मस्तिष्क के बाएं फटल लोब में स्थित होता है। यह व्याकरण संबंधित प्रक्रियाओं में सहायता करता है। यह भाषा उत्पादन का कार्य करता है। यह शब्दों के अर्थ को समझने में मदद करता है। तो ब्रोका जो एरिया है वो क्या है? इसका आंसर क्या होगा भाई? ये व्याकरण संबंधित प्रक्रियाओं में कोई सहायता नहीं करता। अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि ब्रोका क्षेत्र से हमारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। तो जो ब्रोका क्षेत्र है वो विचारों को भाषण में क्या करता है? विचारों का भाषण में अनुवाद करता है। बोलने के लिए आवश्यक मांसपेशियों का समन्वय करता है। ठीक है, तो कुल मिला के बोलने से संबंधित है, ये हमें ध्यान रखना है। वाक्यगत कमी के रूप में जो अभिव्यंजक स्तर पर वाक्यगत जो कमी है उसके रूप में इसको देखा जा सकता है। ये व्याकरणिक प्रसंस्करण का जो कार्य है उसको नहीं करता है। यानी कि ये शब्दों के अर्थ के समझने में मदद करता है, शब्दों से और बोलने से संबंधित है। यदि एक बच्चा आपको यह बता रहा है कि आज सुबह उठने के बाद उसने क्या किया, तब वह प्रयोग कर रहा है। तो क्या कर रहा है? अर्थगत स्मृति, संवेदी पिजियन का या फिर प्रक्रियात्मक स्मृति का, धारावाहिक स्मृति का, सिमेंटिक मेमोरी, सेंसर रजिस्टर या फिर एपिसोडिक मेमोरी,
प्रक्रियात्मक स्मृति। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो वो अपनी बात को बता रहा है, तो वो क्या कर रहा है, पिछली बात बता रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, एपिसोडिक मेमोरी। धारावाहिक स्मृति कब होती है? ये जब होती है जब कोई बच्चा या जब कोई व्यक्ति अपनी जो पूर्व उसने कुछ काम किया है उस बात को याद करके किसी को बताता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, धारावाहिक स्मृति कब होती है या प्रासंगिक स्मृति भी कह देते हैं इसको, कि जब जिन्हें ज़्यादातर लोग स्मृति के रूप में सोचते हैं और उससे क्या करते हैं, पिछली घटनाओं और अनुभवों के बारे में जानकारी शामिल होती है, उसको याद करते हैं और फिर वो उसको बताते हैं। आगे चलते हैं। नाटकीय खेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नाटकीय खेल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह सक्रिय खेल का एक प्रकार है। यह स्वांग रचना खेल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रत्यक्ष व्यवहार समाहित होता है। यह हमेशा क्या होता है? पुनरुत्पादक होता है। तो हमेशा पुनरुत्पादक होता है, ये कथन क्या हो जाएगा भाई? गलत है, ये कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई डी। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न, क्रिया किसी अनुक्रिया की आवृत्ति को रोकने के लिए किसी अप्रिय उद्दीपक के प्रयोग को कहते हैं। यानी कि जो अनुक्रिया हो रही है, आवृत्ति, उसकी जो आवृत्ति है, उसके जो क्रम है, उसको रोकने के लिए किसी अप्रिय उद्दीपक के प्रयोग को कहते हैं। सकारात्मक, नकारात्मक, दंड या फिर प्रेरक। तो क्या कहलाएगा? नकारात्मक पुनर्बलन या सकारात्मक पुनर्बलन या फिर दंड। तो क्या कहलाएगा? वो पनिशमेंट कहलाएगी कि वो उसको प्रिय तो नहीं लगती लेकिन फिर भी देनी पड़ती है, किसको? रोकने के लिए। पुनर्बलन को केवल एक प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जाता है जो प्रतिक्रिया की संभावना को बढ़ाता है, इसलिए यह अवलोकन योग्य या औसत दर्जे की घटनाओं के संदर्भ में चर्चा की जाती है। हम लोगों को पुरस्कृत करते हैं जब उसके व्यवहार को सुदृढ़ करना हो। पुरस्कार कब दिया जाता है? जब उसके व्यवहार को क्या करना हो? सुदृढ़ करना हो। सकारात्मक पुनर्बलन एक उत्तेजना की प्रस्तुति जो जब किसी स्थिति से जोड़ा जाता है तो होने वाली प्रतिक्रिया की संभावना है वो बढ़ जाती है। अब यह कथन की व्यक्तित्व सीखी हुई अनुक्रियाओं का एक समुच्चय मात्र है। व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है? व्यवहारवादी, संरचनावादी, प्रकार्यवादी दृष्टिकोण या फिर संज्ञानवादी दृष्टिकोण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा ए। अब हम पढ़ते हैं इसकी व्याख्या कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या? व्यवहारवादी मनोविज्ञान व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के मुख्य आलोचक थे। वे इस विचार के खिलाफ थे कि चेतन और अचेतन अंतर वस्तु का उपयोग करके मानव व्यक्तित्व को क्या है भाई? मानव व्यक्तित्व को समझा जा सकता है, ठीक है। आगे अगला प्रश्न, जब चालक कार की सीट बेल्ट बजर बजना बंद हो जाता है, जब चालक कार की सीट बेल्ट बजर बजना बंद हो जाता है, यह उदाहरण है सकारात्मक पुनर्बलन का, नकारात्मक पुनर्बलन का, सकारात्मक दंड का या फिर नकारात्मक दंड का। तो दंड का तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब वो सीट बेल्ट का जो बजर बनना है वो बंद हो जाता है तो वो क्या है भाई? नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं एक बार, आकस्मिक घटना में कमी के कारण नकारात्मक पुनर्बलन व्यवहार की संभावना में वृद्धि होती है। यह एक अप्रिय उत्तेजना की समाप्ति है जो किसी स्थिति से दूर ले जाने पर प्रतिक्रिया होने की संभावना को भी बढ़ाता है, ठीक है। आगे, यह जानना कि साइकिल कैसे चलाएं एक उदाहरण है प्रक्रियात्मक ज्ञान का, घोषणात्मक, ठीक है, डिक्लेरेटिव, ठीक है। स्पष्ट ज्ञान का कोई विकल्प सही नहीं है। तो साइकिल कैसे चलाएं, ये क्या है भाई? साइकिल चलाने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो ये क्या है भाई? साइकिल या कार चलाना सीखना कि क्या कहलाएगी? प्रक्रियात्मक ज्ञान का एक उदाहरण है। जब कोई व्यक्ति कार चलाने के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, ऐसे ही जब कोई साइकिल के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, फिर उसे प्रदर्शन के लिए जागरूकता की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ऐसे कौशल के ज्ञान को हम क्या कहते हैं? प्रक्रियात्मक ज्ञान कहते हैं। यहाँ हमारे जो क्वेश्चन है वो 26 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। हमारे जो थोड़े से क्वेश्चन बचते हैं 27, 28, 29, 30, उसको भी पूरा कर लेते हैं। फिर हमारा 2018 का जो पेपर है वो पूरा व्याख्यात्मक सहित हल हो जाएगा और ये क्लास बहुत ही आपके लिए उपयोगी रहेगी। आगे है, विकास काल के दौरान भ्रूण के सिर का विकास उसके पैरों से पहले होता है। यह विकास की कौन सी प्रवृत्ति है उसको दर्शाता है? तो बताइए, जो भ्रूण का विकास है
विकास काल के दौरान भ्रूण के सिर का विकास उसके पैरों से पहले होता है। तो ये केंद्र से बाहर की ओर, सिर से पैर की ओर समरूपता या फिर एकीकरण। तो क्या है भाई, पैरों से पहले सिर का विकास हो रहा है, तो ये क्या है, सिर से पैर की ओर। ठीक है। यहाँ ये देख लेते हैं, शीर्षपदाभिमुख यह प्रदर्शित करता है कि विकास अनुदैर्ध्य दिशा में स्थित सिर से पैर तक आगे बढ़ता है। ये पूछा गया है पहले भी। उसके बाद समीप दूराभिमुख यह केंद्र के पास शरीर के दूर और शरीर के कुछ हिस्सों से आगे बढ़ती है और फिर सबसे पहले चरम सीमाओं का विकास करती है। तो ये आपको याद रखना है। अगला, बच्चों के खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बच्चों के खेल के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही नहीं है। खेल क्रियाओं की संख्या आयु बढ़ने के साथ कम हो जाती है। आयु बढ़ने के साथ साथ खेल ज़्यादा सामाजिक होता है। साथ खेलने वाले साथियों की संख्या आयु बढ़ने के साथ बढ़ती है। आयु बढ़ने के साथ खेल ज़्यादा लैंगिक रूप में क्या होता है, उपयुक्त होता है। तो क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर कौन सा इसमें सही नहीं लग रहा आपको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी। क्योंकि साथ खेलने वाले साथियों की संख्या आयु बढ़ने के साथ बढ़ती नहीं बल्कि कम हो जाती है। सब अपने अपने में लगे रहते हैं भाई। गणितीय गणना संबंधित अक्षमता एक प्रकार है। ठीक है, किसका, गामक अक्षमता, अधिगम अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता या दृष्टिबाधिता। तो गणितीय या गणना संबंधित अक्षमता किसका है भाई, तो ये है अधिगम अक्षमता का, लर्निंग डिसेबिलिटी। अधिगम अक्षमता तंत्रिका संबंधित विकार को संदर्भित करती है जो संज्ञानात्मक हानि का कारण बनती है। डिसलेक्सिया या डिस्ग्राफिया आदि सबसे सामान्य अधिगम विकलांगताएं हैं। याद रखना है ये अधिगम विकलांगता। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण की यह मान्यता है कि बाल विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है, यानी कि जो बालक का विकास है वो एक सतत प्रक्रिया नहीं है। तो बताइए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, व्यवहारवाद, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, पारस्परिक तंत्र का सिद्धांत। तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे, उन्होंने कहा कि जो बालक का विकास है वो एक सतत प्रक्रिया नहीं है बल्कि वो 4 चरण में होता है, और मैंने आपको ऊपर ही बताया था इस बात को। ठीक है, जब प्रश्न की व्याख्या करवाई थी तो ये भाई उन्होंने कहा है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जो बालक का विकास है वो क्या है भाई, सतत प्रक्रिया नहीं है बल्कि वो क्या होता है, चरण में होता है। तो यहाँ हमारे जो 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। तो आगे हम हमारे जो पेपर हैं 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 के हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलते हैं अपनी अगली क्लास, हम जल्दी अगली क्लास लेकर आएंगे। आज के लिए सभी को धन्यवाद। राधे राधे।